हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट नंबर 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का चैप्टर इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो बेसिकली सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट, लेट अस डिस्कस। Read the paragraphs and write the main idea for each. Then match the main idea with the two supporting details. Basically, आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें 9 पैराग्राफ्स हैं, तो हर पैराग्राफ नंबर यहाँ पे दिया है। फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ मेन आइडिया, कुछ ना कुछ मेन बात है जो बोली गई है या जिस पर फोकस किया गया है, वो इन्होंने यहाँ पर लिखा है। 2 जगह पर लिखा हुआ है और बाकी जगह पर स्पेस दिया हुआ है, आपको लिखना है। उसके बाद हर मेन आइडिया के 2 सपोर्टिंग डिटेल्स आपको देनी है, यानी 2 सपोर्टिंग कुछ लाइंस लिखनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है, बाकी जगह पर आपको खुद लिखना है फॉर 9 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया रीड करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ईला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ईला सचानी के कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, जो वो एम्ब्रॉयडरी करती थी काठियावाड़, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन गिवन है। तो 2 सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स। इसमें एग्जाम्पल्स बताए गए थे कि वो कुशंस बनाती हैं, पिलो कवर्स, बेड कवर्स, ये सब बनाती हैं। एंड ईलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल, और ईला एक शाइनी टाइप की नीडल यूज करती है फॉर द एम्ब्रॉयडरी। सेकेंड पैराग्राफ का मेन आइडिया है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट की। उनकी लाइफ में शुरुआत में क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स थी जो उन्हें फेस करनी पड़ी, एंड उनकी फैमिली ने उनको कैसे सपोर्ट किया। तो उसके 2 सपोर्टिंग आइडियाज लिखने, एंड देन इस तरीके से आपको सारे पैराग्राफ्स कंप्लीट करने हैं। ओके, सो तो 2 सपोर्टिंग आइडियाज क्या है इसके, कि ईला स्ट्रगल टू बैलेंस हर पैशन। अपना पैशन और अपनी प्रॉब्लम को बैलेंस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हर फैमिली इनकरेज्ड हर, बेसिकली उसकी फैमिली में उसकी मदर एंड ग्रैंड मदर ने उसको इनकरेज किया और एम्ब्रॉयडरी करना सिखाई। थर्ड पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है, डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल। वो ये एम्ब्रॉयडरी स्टाइल डेवलप कैसे करती थी, बनाई कैसे उसने। तो डिफरेंट स्टिचेस एंड पैटर्न्स उसने सीखे कि कैसे सिलाई होती है। ट्रेडिशनल मेथड्स, उसने पुराने तरीके के मेथड्स यूज़ कर करके उसने सिलाई बुनाई करना सीखा। फोर्थ पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है, सेलिंग लोकली। शुरुआत में वो लोकली यानी अपने गांव में फैमिली एंड फ्रेंड्स को अपने बनाए हुए डिज़ाइंस की चीज़ें बेचती थी। सेल इन लोकल मार्केट्स करती थी। पॉपुलैरिटी थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, और फिर उसको पॉपुलैरिटी यानी कि फेमस कैसी हुई वो, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स को जो वो बेचती थी वो लोग बहुत अमेज्ड, बहुत सरप्राइज होते थे उसके इस टैलेंट को देखकर। एंड देन वो ऐसे लोगों को बताते जाते थे जिससे वो फेमस होती चली गई। एंड गवर्नमेंट ऑफिस जो था सूरत में, वहाँ तक उसकी इस टैलेंट के बारे में चर्चाएं पहुँच गई थी। ओके, फिफ्थ पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, एक्सपैंडिंग मार्केट। ईला का मार्केट एक्सपैंड होता गया यानी बढ़ता चले गया। ऑर्डर्स फ्रॉम नेबरिंग सिटीज़, उसको आसपास के शहरों से भी अब ऑर्डर आने लगे थे। यूज़ सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, और वो सोशल मीडिया यूज़ करती थी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब सोशल मीडिया इन द फॉर्म ऑफ एग्जीबिशंस वगैरह करती थी। नेक्स्ट, रिकग्निशन एट ए स्टेट एग्जीबिशन। फिर एक स्टेट एग्जीबिशन किया गया था जहाँ पे उसको रिकग्निशन यानी पहचान मिली, लोग उसको वहाँ पहचानने लगे। डिस्प्ले एट स्टेट लेवल एग्जीबिशन किया और वन एन अवार्ड, वहाँ पर उसने एक अवार्ड भी जीता। फिर 7th पैराग्राफ का मेन आइडिया है, ट्रेनिंग मोर विमेन, और विमेन को उसने ट्रेन किया, उसने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी, एंड मोर विमेन गेन्ड दिस काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी का स्किल। 8th एंड 9th पैराग्राफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली, यानी लास्ट में उसको अपने लिए वो कमाने लगी थी और किसी पर बोझ नहीं थी। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली और साथ ही साथ जॉय यानी अपने काम में खुशी भी मिली। चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज। लाइफ में जो उसको चैलेंजेस यानी कि जो प्रॉब्लम्स उसने फेस करी, उसने उसको किस में चेंज किया, किस में कन्वर्ट किया, विक्ट्रीज यानी कि विन में, यानी कि वो जीत गई अपनी लाइफ में। हाथ ना होने के बावजूद भी वो विनर थी यानी विक्टोरियस थी। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर आपको चैप्टर की लाइन्स पढ़नी है एंड देन उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनके आंसर्स देने। लेट्स रीड दीज लाइन्स। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, she could not use her hands in the usual way, while other small hands drew figures on the sand and plucked wild flowers. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. यानी बात यहाँ पर हो रही है ईला सचानी की कि दूसरे बच्चों की तरह वो अपने हाथ यूज़ नहीं कर सकती थी नॉर्मल वे यानी यूजुअल वे में।
जब दूसरे बच्चे सैंड पर फिगर्स बनाते थे और फ्लावर्स पिक करते थे, यानी हर काम करते थे, खेलते कूदते थे, लिखते थे, वो बेचारी ये वंडर करती थी, यानी सोचती रहती थी कि मैं इन बच्चों को क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती, यानी जो ये बच्चे कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो भी चाहती थी कि मैं भी एक चौक पकड़ूं अपने हाथों में और स्लेट पर कुछ फिगर्स बनाऊं, तो वो ये चाहती थी। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, आपको ब्लैंक फिल करना है, ऑप्शंस गिवन है। ओके, अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट ईला वॉज डैश। ये जो फ्रेज है अनलाइक अदर चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है कि ईला क्या थी, ईला अनअवेयर थी, यानी उसको कुछ आता पता ही नहीं था, जानकार ही नहीं थी, डिफरेंट थी उन बच्चों से, या सिंपल थी। ऑब्वियसली वो डिफरेंट थी, शी वॉज अवेयर, उसको सब आता था लेकिन वो डिफरेंट थी, शी वॉज अनलाइक देम, यानी उनकी तरह नहीं थी। तो द राइट आंसर इज डिफरेंट। नेक्स्ट, What could Ela have felt when she could not join others in things they do? ईला को कैसा फील हुआ होगा जब वो दूसरे बच्चों को ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, वो सब चीज़ों में जो बच्चे वो फन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उस टाइम पर व्हाट कुड हैव ईला फेल्ट, उसको कैसी फीलिंग आती होगी। तो ईला कुड हैव फेल्ट सैड, ऑब्वियसली उसको सैड लगता होगा, बुरा लगता होगा, लेफ्ट आउट लगता होगा मैं कोने में अकेली हूँ, बाकी सब लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और हो सकता है कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील करती होगी, उसको गुस्सा भी आता होगा खुद पर कि मैं क्यों नहीं अपने हाथों को यूज़ करके काम कर पा रही हूँ, और लोगों के साथ, बच्चों के साथ उन एक्टिविटीज़ में ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ जिसमें यूज़ ऑफ हैंड होता है, यानी उन सारी एक्टिविटीज़ में जहाँ हाथों का इस्तेमाल होता है मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो बेचारी को बुरा भी लगता होगा, लेफ्ट आउट यानी कि अकेला भी फील होता होगा, फ्रस्ट्रेटेड यानी चिड़चिड़ापन भी महसूस होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है और आपको सही रीज़न यहाँ पर फिल करना है। ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट बिकॉज, ईला स्लेट पर, जो चौक एंड स्लेट पर बच्चे लिखते हैं, उस पर फिगर्स वगैरह क्यों नहीं बना सकती है वो, बिकॉज शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स, क्योंकि वो अपने हाथों को यूज़ नहीं कर पा रही। हाथ तो थे लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाती थी क्योंकि वो इनएक्टिव थे, हाथों में जान नहीं थी। ओके, नेक्स्ट, वॉट क्रिएटिव वेज डिड ईला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम द चैलेंजेस शी फेस्ड। ऐसे कौन से क्रिएटिव और नए नए तरीके ईला और उसके फैमिली मेम्बर्स ने यूज़ करे ताकि ईला जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उससे वो ओवरकम हो पाए, यानी उभर के बाहर आ पाए। तो ईला और उसकी फैमिली में बहुत क्रिएटिव तरीके यूज़ किए थे। सबसे पहले तो उसकी मदर एंड ग्रैंड मदर ने उसको एम्ब्रॉयडरी करना सिखाई, वो भी फीट यानी पैरों से, और कहीं ना कहीं उसको हमेशा इनकरेज किया, मोटिवेट किया, सपोर्ट किया ताकि वो हर तरीके की एम्ब्रॉयडरी स्टाइल सीखे। यानी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी तो गुजरात की मेन स्टाइल थी जो उसको आती थी, उसके बाहर की भी लखनवी स्टाइल हो गई, आपकी कच्छी स्टाइल हो गई, एंड और भी जो भी स्टाइल्स थी, यस, वो सब ईला ने सीखी और उसमें भी मास्टरी हासिल की। नेक्स्ट, हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला। अब न्यू इंडिपेंडेंस मतलब एक नई आज़ादी, क्योंकि ईला अपने काम में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पैसे कमा रही थी और पॉपुलर भी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं इसको एक नई आज़ादी मिली जो शायद पहले कभी नहीं मिली थी। तो इस न्यू इंडिपेंडेंस ने ईला की मदद कैसे करी, हेल्प कैसे करी। तो ये जो न्यू इंडिपेंडेंस थी, हेल्प ईला बाय अलाउिंग हर टू अर्न रेगुलर इनकम। ईला को रेगुलरली इनकम मिलने लगी, यानी रेगुलरली उसके पास कुछ पैसा आने लगा अपने चीज़ों को बेचकर, उसको रिकग्निशन मिली, यानी दुनिया में उसको लोग जानने लगे, पहचानने लगे उसके टैलेंट की वजह से, और उसको अपने वर्क, जो भी वो काम करती थी एम्ब्रॉयडरी का, उसमें उसको जॉय मिलती थी, यानी कि खुशी मिलती थी जो भी वो करती थी, और इससे कहीं ना कहीं उसका जो पूरा कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हो गया था, यानी कि इंक्रीज हो गया था, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था जो शायद पहले उतना नहीं था। तो इन सब चीज़ों में न्यू इंडिपेंडेंस ने ईला की हेल्प करी। ओके, नेक्स्ट, Why was the first state exhibition an important event in Ela's life? अब ईला ये सब चीज़ें बनाती थी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, और उन्होंने लोगों को बताया तो वो पूरे गांव में फेमस होती चली गई। फेमस होते होते ये बात कहाँ पहुँच गई, ये बात पहुँच गई सूरत के गवर्नमेंट ऑफिस में, और उन्होंने ईला के इस टैलेंट को बहुत पसंद किया, और फिर उन्होंने एक एग्जीबिशन में ईला को इन्वाइट किया जहाँ पे उसने अपना काम दिखाया और लोगों ने बहुत पसंद किया उसके काम को। तो ये जो फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन था, ये ईला की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कैसे हुआ। तो ये जो फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन था वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था ईला की लाइफ में, बिकॉज इट ब्रॉट ईलाज टैलेंट टू अ लार्जर ऑडियंस, क्योंकि लार्जर ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार ईला के टैलेंट को देख पाए, जान पाए और पहचान पाए।
और इससे उसको इंक्रीज रिकग्निशन मिली, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको रिकग्नाइज कर पाए। साथ ही साथ कई सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके लिए खुल गई, यानी कि कई और मौके भी उसके लिए खुल गए अपने काम के लिए, और लोग और ज़्यादा उसके काम को, उसकी चीज़ों को परचेज करने लगे, यानी खरीदने लगे, दस ट्रांसफॉर्मिंग हर लाइफ। और यहाँ से मानो उसकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज होती चली गई। ओके, नेक्स्ट, what does the sentence art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul tell us about the power of art? अब ये जो लाइन है ये आपके चैप्टर की ही लाइन है। इसका मतलब है कि आर्ट यानी कला में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो आपको फिजिकल बाउंड्रीज से भी ऊपर उठा लेगा। यानी आपके फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा आपको, जो भी फिजिकल बाउंड्रीज है उन सब से उठा के आपकी सोल को टच करेगा आपका आर्ट। तो इस लाइन से हमको आर्ट की पावर के बारे में क्या पता चल रहा है? बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन इन दिस क्वेश्चन। द सेंटेंस इंडिकेट्स दैट आर्ट ट्रांसेंड्स फिजिकल लिमिटेशंस। इस सेंटेंस से ये इंडिकेट होता है, ये दर्शाया जाता है कि जो आर्ट होती है, जो कला होती है, जो किसी भी इंसान के अंदर होती है, वो फिजिकल लिमिटेशन को ट्रांसेंड कर देता है। यानी आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप हैंडीकैप हो, ये है वो है, कला और आर्ट उसको ट्रांसेंड कर देगा, यानी उसको ढाक देगा। यानी आपकी कला इतनी उभर के दुनिया के सामने आएगी कि ये फिजिकल जो लिमिटेशंस है आपकी बॉडी के, वो लोगों को दिखेंगे ही नहीं, जैसे ईला सचानी का केस। और आप डीपली, बहुत गहराई से लोगों को इंस्पायर कर पाओगे, प्रेरित कर पाओगे। हाईलाइटिंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ऑन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। और इससे आप क्या हाईलाइट कर रहे हो, क्या दर्शा रहे हो लोगों के सामने? इमोशनली तो लोग आपसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे कि इसमें फिजिकल लिमिटेशन होने के बाद भी इंसान इतना कर रहा है। एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी पड़ेगा आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस पर, यानी जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आर्ट के थ्रू, लोगों का कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच रहेगा आपके साथ। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड इनकरेजिंग लाइक ईलाज फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेसेस चैलेंजेस? जैसे ईला ने चैलेंज यानी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस किया, तो उसकी फैमिली ने, उसकी फ्रेंड्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया और इनकरेज किया। अगर कोई इंसान आपके सामने होता है जो इस तरीके का चैलेंज फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उनके लिए हेल्पफुल यानी उनके लिए मददगार कैसे बन सकते हो? तो हम बहुत हेल्पफुल और इनकरेजिंग हो सकते हैं बाय ऑफरिंग सपोर्ट। सामने वाले को सपोर्ट दो, सहारा दो, यही उसके लिए बहुत है। रिकग्नाइजिंग एंड नर्चरिंग देयर टैलेंट्स, जो भी उनका टैलेंट है, अगर आपको दिख रहा है कि इनमें कोई टैलेंट है, उसको रिकग्नाइज करो कि तुम में ये टैलेंट है, शायद तुम्हें भी नहीं पता, उनको बताओ और नर्चर करो यानी हेल्प करो, ताकि उसका टैलेंट और अच्छा होता चले जाए, ताकि उसको और अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिले दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने के लिए और अपनी एबिलिटीज़, अपनी काबिलियतों को दिखाने के लिए। एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट। अब क्योंकि अगर कोई लाइफ में फिजिकली कोई चैलेंज फेस कर रहा है, तो उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इंसान मोटिवेट नहीं करोगे, उसको आप इनकरेज नहीं करोगे, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, वो दुनिया में हार जाएगा खुद से, उसको लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बार बार एक पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट रखो, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा, जैसे ईला सचानी आगे बढ़ी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ईला स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइफ्स? अब ईला की कहानी दूसरे लोगों की लाइफ में कैसे हेल्प कर सकती है? हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में। ईला की कहानी सुन के आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे ला सकते हो, ये हमें बताना है। तो ईला की जो कहानी है उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, यानी प्रेरित किया है कि ओके, अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। यस, ताकि लोग अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर पाएँ। बिलीव इन देयर एबिलिटीज़। बहुत लोग होते हैं उनके अंदर एबिलिटीज़ यानी काबिलियत होती है कुछ कर दिखाने की, लेकिन उनको खुद में विश्वास नहीं होता। लेकिन ईला की कहानी सुन के उनको कहीं ना कहीं अपने में बिलीव होगा, वो अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और डिटर्मिनेशन यानी विल पावर, दृढ़ निश्चय, हार्ड वर्क, मेहनत से अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, यानी कितनी ही अड़चने हो, कितनी ही रुकावटें हों उनकी लाइफ में, फिर भी वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ईला की कहानी ने कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके ओके, आज आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज लेट अस लर्न। अब यहाँ पर क्या गिवन है देखिए, यहाँ पर बेसिकली कॉलम्स गिवन है, कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। कॉलम ए में यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, कॉलम बी में यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है।
इसी वर्ड से रिलेटेड। जैसे अगर ये वर्ड टाइनी दिया है तो यहाँ पर टाइनी पर सेंटेंस बना है, वंडरफुल दिया है तो वंडरफुल पे सेंटेंस दिए, और यहाँ पर कुछ सिनोनिम दिए। सिनोनिम यानी हिंदी में जिनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सेम मीनिंग्स वाले शब्द, लेकिन ये सेम नहीं है, ये ऊपर नीचे जंबल करके उल्टे पुल्टे दिए हैं। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट जो भी आप पेज पे जो लिख रहे हैं, आपको सही वर्ड के सामने जो सही सेंटेंस है, इस वर्ड का सही सिनोनिम यानी सही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखना है। अब टाइनी मतलब कोई चीज़ जो बहुत छोटी है, उसका सिनोनिम साइलेंट नहीं होगा, सही सिनोनिम आपको चूज करके उसको ठीक उसके सामने सेम लाइन में लिखना है। दिस यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। आप डिक्शनरी भी चाहें तो रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जैसे टाइनी है, तो टाइनी का सेंटेंस गिवन है, द गार्डन वॉज टाइनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। गार्डन बहुत छोटा था लेकिन पार्क बहुत बड़ा था। नेक्स्ट वंडरफुल, अब अगर टाइनी का वो देखें, सिनोनिम देखें, तो साइलेंट, वर्क, हैप्पी, स्मॉल, डिफिकल्ट, फैंटास्टिक, डेंजरस, और भी आगे वर्ड्स गिवन है यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, कोई चीज़ जो बहुत छोटी है। ओके, सो आई जस्ट मैच विद दिस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं वंडरफुल। द वंडरफुल आर्ट वर्क मेक एवरीवन क्लैप, क्योंकि आर्ट वर्क कलाकार की जो कला थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए सबने बहुत क्लैप किया। तो वंडरफुल मतलब फैंटास्टिक, कोई चीज़ जो बहुत फैंटास्टिक हो, तो मैंने यहाँ पर फैंटास्टिक ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है क्वाइट यानी चुपचाप। लाइब्रेरी बहुत क्वाइट थी और बहुत बेटर प्लेस होती है पढ़ाई करने के लिए, रादर देन अ नॉइजी क्लासरूम, यानी शोर गुल्ले वाली क्लासरूम से बेटर है कि आप शांत लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई करो। तो क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, तो मैंने यहाँ पे साइलेंट से मैच किया। नेक्स्ट है टास्क। टास्क मतलब कोई भी काम। कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क वॉज अ चैलेंजिंग टास्क। साइंस होमवर्क कंप्लीट करना एक बहुत मुश्किल काम था, एज इट हैड मेनी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन थे। तो टास्क मतलब वर्क, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसको वर्क से। ओके, नेक्स्ट टफ। टफ यानी जब कोई चीज़ मुश्किल होती है। हमें पता है कि लाइफ में टफ टाइम्स को ओवरकम किया जा सकता है, उनसे उभर कर आया जा सकता है, इफ़ वी ट्राई सिंसियरली, अगर हम बहुत मन लगाकर समझदारी से उस चीज़ को ट्राई करें। तो टफ यानी कि डिफ़िकल्ट, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया डिफ़िकल्ट। ये जो वर्ड है डेंजरस, ये एक्स्ट्रा गिवन है कंफ्यूज करने के लिए, इसका आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब अगर हम इसके आंसर्स देखें तो यस, टाइनी का सही सिनोनिम है स्मॉल, वंडरफुल का फैंटास्टिक, क्वाइट का साइलेंट, टास्क का वर्क और टफ का डिफ़िकल्ट। यही चीज़ें जो भी मैंने आपको प्लीज बताई, और ये सही आपके सिनोनिम्स हैं। ओके, नेक्स्ट unscramble the antonyms of the words in column A. An example has been given for you. अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स गिवन हैं, जैसे डिस्प्ले, टाइनी, वंडरफुल, क्वाइट, टास्क, टफ। अब इनके यहाँ पर एंटोनिम्स गिवन है। पिछली स्लाइड में हमने क्या देखे थे, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। अब इन्हीं वर्ड्स के यहाँ पे एंटोनिम्स दिए हैं, यानी ऑपोजिट्स, उल्टे मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। अब इसका जो ऑपोजिट्स है वो ये गिवन है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो जम्बल्ड है, आपको अनस्क्रैम्बल करके सही करके यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए गिवन है, डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी जब सामने आप किसी को कोई चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हो, दिखा रहे हो, उसका एंटोनिम ये रहा। तो सही आंसर क्या है, हाइड। डिस्प्ले यानी दिखाना, उल्टा उसका क्या हो गया, हाइड यानी पीछे तरफ छुपाना। नेक्स्ट है टाइनी। टाइनी का उल्टा क्या होता है, ह्यूज, कोई चीज़ जो बहुत बड़ी होती है। वंडरफुल, कोई चीज़ जो बहुत वंडरफुल, सुंदर होती है, उसका उल्टा क्या होगा, टेरेबल, तो ये हो गया टेरेबल। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट यानी शांत, उसका उल्टा क्या होगा, एन से स्टार्ट हो रहा है, हिंट दिए, नॉइजी, ये रहा नॉइजी, और ये उसकी जम्बल्ड स्पेलिंग। टास्क यानी कोई चीज़ जो बहुत टास्क है, काम है और बहुत टाइम टेकिंग है, समय लग रहा है, उसका उल्टा उसका एंटोनिम क्या होगा, पास टाइम, यानी आप टाइम पास कर रहे हो, इजीली कोई भी काम हो रहा है। टफ यानी मुश्किल, उसका उल्टा क्या होगा, ई से स्टार्ट हो रहा है तो ईजी। ओके, तो ये होते हैं एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। चलिए, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन्हीं सब सेंटेंसेस पर, इन्हीं सब वर्ड्स पर आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट एंटोनिम वाले वर्ड्स है ना, 1 2 3 4 5, इस पर सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना नीचे, यूज दीज एंटोनिम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तो यहाँ पर हमको सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस देखते हैं, सबसे पहले ह्यूज पे। द ह्यूज एलिफेंट वॉक्ड स्लोली थ्रू द जंगल। जो बड़ा सा एलिफेंट था वो धीरे धीरे जंगल में वॉक कर रहा था।
नेक्स्ट, द मूवी वॉज टेरेबल एंड आई डेंट एन्जॉय इट एट ऑल। मूवी बहुत टेरेबल यानी बहुत बिकवास थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैंने बिल्कुल एन्जॉय नहीं किया। द नॉइजी चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड द होम। शोर गुल्ला करने वाले बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। नेक्स्ट, सॉल्विंग द पजल वॉज पास टाइम फॉर हर। वो पजल सॉल्व करना उसके लिए बहुत पास टाइम था, यानी बहुत आसानी से इजीली वो अपना बस टाइम पास करी थी, कोई बहुत टास्क डिफिकल्ट टास्क नहीं था। नेक्स्ट, द इजी सम्स टुक ओनली अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। जो इजी सम्स थे मैथ्स के, तो उनको कंप्लीट करने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगे। तो ये एंटोनिम्स जो थे उस पर हमने सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो कुछ वर्ड्स गिवन हैं, ये वर्ड्स आपके टेक्स्ट में से ही गिवन है, यानी आपके चैप्टर में से ही गिवन है। इसमें ये वर्ड्स हाईलाइट करे हुए हैं। स्क्वायर एंड हाईलाइटेड वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है कि इनका मतलब क्या है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स। आप बहुत सारे रंग बिरंगे कलर देखेंगे। हाईलाइटेड वर्ड क्या है? लॉट्स ऑफ, यानी बहुत सारे। यानी बहुत सारे का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो लार्ज क्वांटिटी में है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, यानी हमको समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है, लॉट्स ऑफ। देर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशन्स एंड बेड कवर्स। बहुत सारी प्यारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे बेड कवर्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए। अगेन हाईलाइटेड वर्ड क्या है? मैनी, यानी बहुत सारे। कोई भी चीज़ में जब मैनी आ जाता है, लॉट्स ऑफ आ जाता है, यानी कि आप उसकी क्या बता रहे हो? लार्ज क्वांटिटी बता रहे हो। नेक्स्ट, दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटिफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। उन्होंने, यानी उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर ने ईला को बहुत सारे सुंदर पैटर्न्स बनाना सिखाए थे अपने फीट, अपने पैर यूज करके। अगेन मैनी आ गया, यानी लार्ज क्वांटिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट, शी लर्न मैनी स्टाइल्स। उसने बहुत सारी स्टाइल्स सीखी। अगेन बहुत सारी यानी लार्ज क्वांटिटी। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। अगेन मैनी यानी उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो जहाँ पर लॉट्स ऑफ मैनी ये आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ की बात आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे जैसे लॉट्स ऑफ, मैनी, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये आपको किसी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, और बेसिकली कौन सी क्वांटिटी? लार्ज क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। एक होता है अनमेंशन्ड क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखिए ये चार्ट, नाउन्स यहाँ पर दो तरीके के समझाए जा रहे हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स, और एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स, और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने बोल दिया 10 पेंसिल्स, तो आप काउंट करके बता सकते हो कि हाँ 10 पेंसिल्स हैं, तो ये 10 क्या हो गया? काउंटेबल। मैंने बोल दिया 100 चॉकलेट्स, कितनी चॉकलेट्स हैं? 100 है, तो ये 100 को क्या कर सकती हूँ मैं काउंट कर सकती हूँ। तो ये जो नंबर 100, वर्ड 100 है, ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया देयर इज मच राइस केप्ट, मच राइस, काफ़ी चावल रखे हैं, काफ़ी चावल है। अब चावल को आप काउंट थोड़ी कर सकते हो कि कितने दाने, इतने सारे चावल हैं, चावल को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये मच क्या हो गया? ये मच हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन, यानी आप इस नाउन को काउंट नहीं कर सकते। वही चीज़ का मतलब होता है अनमेंशन्ड क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी जो मेंशन नहीं है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मैनी या लॉट्स ऑफ, और अनमेंशन क्वांटिटी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मच और इस टाइप के सारे वर्ड्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सरसाइज है यहाँ पर, उस एक्सरसाइज को देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको फिलअप करने, और उन्होंने हिंट दिए कि उस ब्लैंक में या तो कोई काउंटेबल नाउन आएगा या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, डिपेंडिंग अपॉन जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है उससे आपको ब्लैंक फिलअप करना है। ओके, फर्स्ट देखते हैं। वी सॉ डैश बसेज ऑन द रोड। हमने डैश बसेस देखी रोड पर। आपको यहाँ पर कोई काउंटेबल नाउन ऐड करना है। अब आप 10 बसेस बोल सकते हो, 100 बसेस बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो। मैंने बोल दिया 10, क्योंकि अब मैं उस टाइम बसेस को काउंट कर सकती हूँ कि हाँ 10 बस हैं। नेक्स्ट, हाउ डैश मिल्क डू यू वॉन्ट। कितना मिल्क आपको चाहिए। अब ये अनकाउंटेबल है, आप क्योंकि मिल्क को, आप दूध को काउंट नहीं कर सकते कि हाँ दूध के पैकेट्स को ज़रूर काउंट कर सकते हो अगर यहाँ पैकेट वर्ड होता, लेकिन दूध को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना। तो हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तो जो ये मच वर्ड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, देयर इज डैश मिल्क नीडेड। अगेन कितना मिल्क ज़रूरत है, अगेन अनकाउंटेबल नाउन।
मोर, देयर इज मोर मिल्क नीडेड, बहुत और भी ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। तो मोर आपका क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, आई नीड डैश एग्जाम्पल्स, मुझे आप इतने एग्जाम्पल तो दो कम से कम, उदाहरण। काउंटेबल नाउन 5 बोलो, 10 बोलो, कितने भी बोलो, तो मैंने लिख दिया 2, आई नीड 2 एग्जाम्पल्स। तो मैं एग्जाम्पल्स काउंट कर सकती हूँ कि हाँ एक एग्जाम्पल ये रहा, एक ये रहा, 2 है। नेक्स्ट, आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट, शी पिक्ड डैश फ्लावर्स। अब यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, तो फर्स्ट ब्लैंक में काउंटेबल आएगा और सेकेंड ब्लैंक में कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट, आई हैव लेस एनर्जी लेफ्ट, मेरे पास कम एनर्जी बची है। अब एनर्जी को आप बोलोगे कि मैम काउंट कैसे कर सकते हैं, तो यस, कम या ज़्यादा, मोर एंड लेस वर्ड आप यूज़ करके उसको काउंट कर सकते हो। अब शी पिक्ड डैश फ्लावर्स, शी पिक्ड मैनी फ्लावर्स, अनकाउंटेबल नाउन। अगर बोला जाता कि यहाँ पे काउंटेबल करो तो मैं 10, 20, 30 कितनी भी क्वांटिटी लिख देती, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया सेकंड ब्लैंक के लिए कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो शी पिक्ड मैनी फ्लावर्स यानी बहुत सारे। अब बहुत सारे कितने पता नहीं ना, काउंट नहीं कर सकते। यस। नेक्स्ट, आई एट डैश राइस, मैंने डैश चावल खाए, अनकाउंटेबल नाउन आएगा यहाँ पे, तो आई एट मोर राइस, मैंने बहुत सारे राइस खाए, क्योंकि चावल को आप काउंट नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं लेट अस लर्न पे। यहाँ पे नाउ क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी 1 to 6 एंड शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो जितने भी अभी वर्ड्स थे काउंटेबल अनकाउंटेबल में, आपने मैनी देखा, मोर देखा, मच देखा, उस पर 2-2 सेंटेंस बनाइए। मैंने और भी आपको सम पर दे दिए हैं 2 सेंटेंसेज एंड ऑल, तो इस पर आपको 2-2 सेंटेंसेज बनाने हैं। मैनी पर 2 सेंटेंसेज देख लेते हैं। वी सॉ मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, हमने बहुत सारे स्काई में बर्ड्स फ्लाई करते हुए देखे। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैनी कब यूज़ होता है, अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारी, अब कितनी है नहीं पता। मच, हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर द रेसिपी, इस रेसिपी को बनाने के लिए कितनी शुगर चाहिए तुम्हें, कितनी, काउंट नहीं कर सकते। तो अगेन मच अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, देयर इजंट मच टाइम लेफ्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगेन आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए आपने मच यूज़ किया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड आ जाता है सम। आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है होमवर्क करने में। तो कुछ मदद, अब कितनी मदद चाहिए भाई, मदद यानी हेल्प को कोई काउंट थोड़ी कर सकता है। तो अगेन सम यूज़ कर लिया यानी अनकाउंटेबल। कैन यू गिव मी सम एडवाइस ऑन दिस मैटर, कि इस मैटर में, इस प्रॉब्लम में मुझे कुछ एडवाइस, कुछ सलाह दे सकते हो। कुछ एडवाइस, कुछ सलाह, अगेन सम। तो एडवाइस को मैं काउंट नहीं कर सकती ना कि क्या एडवाइस है, कोई एडवाइस कैसी भी हो सकती है। जब किसी चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप मैनी, मच, सम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हो। ओके ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में विच इज़ लेट अस लिसन। अब यहाँ पर आप जब अपनी बुक के पेज नंबर 164 पर जाएंगे तो वहाँ आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखेगा, यानी कि एक रिटन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखेगा काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बारे में। ये वही एम्ब्रॉयडरी है जो कि ईला सचानी करती थी। आपको ये सब रीड करना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस में जो सही ऑप्शन है उसको आपको सर्कल करना है। सो यू हैव टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर पैसेज। सो लेट्स रीड दिस पैसेज, जो कि ईला सचानी वाले चैप्टर पर ही आपकी बेस्ड है। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम हियर टुडे टू शेयर सम सिंपल इन्फॉर्मेशन अबाउट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। तो बेसिकली जो नरेटर है इस पूरे पैसेज का वो कह रहे हैं हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपके सामने कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन शेयर करने, किसके बारे में, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बारे में शेयर करने के लिए। ये बहुत ओल्ड, बहुत पुराना तरीका है एम्ब्रॉयडरी करने का। यस, और इसमें हम बहुत सारे कलरफुल ब्राइट कलर्स, जो रंग बिरंगे कलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और साथ ही अलग अलग टाइप की स्टिचेज इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि चेन स्टिच। तो चेन स्टिच कुछ इस तरीके की होती है, चेन जैसी दिखती है, ये इस तरीके से बनाई जाती है सुई धागे से, उसे आप चेन स्टिच कहते हो। ये एम्ब्रॉयडरी बहुत कॉमनली आपको कपड़ों पर दिख जाएगी और होम डेकोरेशन आइटम्स पर दिख जाएगी, जैसे पिलो कवर हो गया आपका, टेबल कवर हो गया, बेड कवर्स हो गए, इन सब पे आपको ये डिज़ाइंस एम्ब्रॉयडरी बहुत इजीली दिख जाएंगी। क्लोथ्स पे अगर आप देखो, पर्टिकुलरली अगर आप क्लोथ्स की बात करो तो बच्चों की जो कैप्स होती है, चिल्ड्रंस कैप, उस पर आपको ये काठियावाड़ डिज़ाइन मिल जाएगा। जो घाघरा स्कर्ट्स वगैरह पहनती हैं लड़कियाँ, उस पर दिख जाएगा। और मेंस की जो ट्रेडिशनल शर्ट्स होती हैं, जो जेंट्स की ट्रेडिशनल यानी कि जो थोड़ी ट्रेडिशनल वाली शर्ट्स होती है ना, उन पर आपको दिख जाएगा, जैसे लेटेस्ट फैशनेबल शर्ट्स पे नहीं, तो उन ट्रेडिशनल शर्ट्स पे भी आपको काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी दिख जाएगी। इस एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारा मिरर वर्क भी किया जाता है। मिरर यानी छोटे छोटे से ऐसे कांच लगाए जाते हैं बाय फिटिंग स्मॉल मिरर्स विद द स्टिचेस। तो जो स्टिच कर रहे हैं, जो टाका लगा रहे हैं, उसी में ही मिरर को फिट करते जाते हैं। यस, बहुत कॉमनली जो डिज़ाइंस हैं
ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस ही होती हैं, यानी इसमें आपको बहुत सारे स्क्वायर शेप की डिज़ाइंस दिखेंगी, ट्राइंगल शेप की डिज़ाइंस दिखेंगी, तो स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स की आपको इसमें डिज़ाइंस दिखेंगी। और फ्लावर्स की भी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होती हैं, यानी फूल पत्ती ये सब आपको बहुत दिखेगा। देयर इज़ मच टू शेयर अबाउट बट आई डू दैट सम अदर डे, थैंक यू। तो वो नरेटर कह रहे हैं कि काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बारे में बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बट जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो शेयर कर लिया, मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ और शेयर करूँगा या करूँगी। थैंक यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैसेज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट पूछा जा रहा है ए, फॉर्म। ये जो डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, इसका फॉर्म कैसा है, ओल्ड है कि न्यू है, नए टाइप की डिज़ाइन है कि पुराने टाइप की। तो ऑब्वियसली ये कैसी है, ओल्ड डिज़ाइन है। अभी अभी हमने रीड किया कि सबसे ओल्ड फॉर्म है। कलर्स कैसे यूज़ होते हैं इसमें, सॉफ्ट कलर्स यानी लाइट कलर्स यूज़ होते हैं कि ब्राइट, तो ब्राइट कलर्स इसमें यूज़ होते हैं। स्टिचेस, कौन सी स्टिचेस यूज़ होती है इसमें, रनिंग स्टिच यूज़ होती है कि चेन स्टिच, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें चेन स्टिच यूज़ होती है। नेक्स्ट, सीन ऑन, ये एम्ब्रॉयडरी आपको कहाँ दिखाई जाती है, बच्चों की कैप के ऊपर या पैंट्स के ऊपर, तो चिल्ड्रंस कैप पे ये यूजुअली आपको दिखाई देगी, ट्रेडिशनल मेंस शर्ट्स पे दिखाई देगी, घाघरा स्कर्ट्स पे दिखाई देगी। थिंग्स यूज्ड, इस एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, स्मॉल मिरर्स, छोटे छोटे कांच, या शेप्स और बटन्स, अलग अलग शेप्स के बटन यूज़ होते हैं, तो मैंने बताया था आपको क्लियरली कि स्मॉल मिरर्स यूज़ होते हैं। देन डिज़ाइंस कैसे यूज़ होती हैं इसमें, तो एलिफेंट्स और हॉर्सेस की, एनिमल्स की डिज़ाइंस यूज़ होती हैं, या स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स, तो ये स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स की जो शेप्स की डिज़ाइंस होती हैं ये यूज़ होती हैं काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू MCQs रिलेटेड टू द पैसेज। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ लेट अस स्पीक। इन पेयर्स राइट डाउन 2 क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क ईला सचानी। अब आप क्लास में जाइए, पेयर्स यानी पार्टनर्स बनाइए और 2-2 क्वेश्चन वो लिखिए जो आप अगर ईला सचानी से जब मिलेंगे तो उनसे ये 2 सवाल आप पूछना चाहेंगे। एग्जाम्पल कैसे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए कि इस टाइप के आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। वेयर वर यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे, डिड यू गो टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा आपको येस या नो में मिलेंगे कि डिड यू गो टू स्कूल, या तो वो येस बोलेगी या नो बोलेगी। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर सिर्फ हाँ या ना में कोई दे, उसे हम येस नो क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। द येस नो क्वेश्चंस आर अ राइजिंग टोन टू द एंड, यानी इसके बाद आप और क्वेश्चन सामने वाले से पूछ सकते हो, ये एक स्टार्टिंग दे सकते हो आप किसी से क्वेश्चंस पूछने की। तो एक क्लासरूम एक्टिविटी आप कर सकते हो अपने पार्टनर्स के साथ। नेक्स्ट, स्पीक द एग्जाम्पल क्वेश्चंस अलाउड एज पर पेयर एक्टिविटी एटलीस्ट 5 टाइम्स। पेयर एक्टिविटी यानी फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी है, 5-5 बार आपको वो क्वेश्चन रिपीट करना है क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अगेन दिस इज अ क्लासरूम एक्टिविटी। नेक्स्ट, नाउ टेक टर्न्स टू आस्क योर क्वेश्चंस टू अनदर क्लासमेट। जो भी आपके क्वेश्चंस है टर्न बाय टर्न आप दूसरे क्लासमेट से पूछिए और राइजिंग टोन देखिए जो अभी आपने ए पार्ट में देखी थी, यानी वो क्वेश्चंस पूछिए उनसे जिसका आंसर सिर्फ येस या नो में हो। तो अगेन दिस इज अ क्लासरूम एक्टिविटी, आप उन्हीं के साथ कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, विच इज लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट क्वेश्चन, डज एनीवन इन योर फैमिली और नेबरहुड डू एम्ब्रॉयडरी, क्या कोई भी आपकी फैमिली में या नेबरहुड या पड़ोस में कोई एम्ब्रॉयडरी करता है। फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी डू दे डू एंड हाउ दे लर्न इट, पता करो उनसे, पूछो कि किस तरीके की आप एम्ब्रॉयडरी करते हो। जैसे इला सचानी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करती है, ऐसे बहुत सी लखनवी एम्ब्रॉयडरी होती होगी, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी होती होगी। तो कोई अगर एम्ब्रॉयडरी कर रहा है तो किस टाइप की कर रहा है और उन्होंने ये एम्ब्रॉयडरी करना कैसे सीखी, ये उनसे जाके आप पूछिए। तो ये एक सेल्फ एक्टिविटी आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राई अ सिंपल स्टिच ऑन क्लॉथ विद द गाइडेंस ऑफ अ फैमिली मेंबर। किसी फैमिली मेंबर के गाइडेंस या सुपरविजन के अंडर आप किसी क्लॉथ या किसी कपड़े पर सिंपल स्टिच करना ट्राई कर सकते हो। रनिंग स्टिच हो गई, चेन स्टिच हो गई, ये बहुत सिंपल वाली है तो आप सीख के बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी एंड काम की स्टिचेज होती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक लिंक गिवन है, आप इस लिंक में जाइए। इसमें इंडिया में यूज़ होने वाली अलग अलग तरीके की जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है, समझना है और अपनी टीचर एंड क्लासमेट्स के साथ आपको शेयर करना है। साथ ही साथ कई सारी एम्ब्रॉयडरीज इसमें दी हैं इस लिंक में, जो आपको सबसे बेस्ट लगी, जो सबसे अच्छी लगी आपको, उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है कि ये एम्ब्रॉयडरी या ये पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी आपको बेस्ट या अच्छी क्यों लगी। So this is again a classroom activity. Definitely you can do all these things with your friends and teacher in your class. And with this we come to the end of this session. I hope आपको ये NCERT solution सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं, ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए जहाँ पर आपको सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।